चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 10 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जीवों में श्वसन। देखते हैं तो बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना चाहना चाहिए कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन अन्य के बारे में पढ़ें। तो हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्ययन 2 में आपने पढ़ा कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, उन्हें कोशिकाएं कहलाते हैं। और कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक है और वह प्रक्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कारकों को करने के लिए एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थ यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु की सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन के सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। ये इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होता है। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए गए और अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही रह सकता है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होता है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन का आराम मिल जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इससे परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पुनः विखंडित हो जाता है।
कुछ महत्वपूर्ण बात, ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद श्वसन देखें तो अपने नथुनों और मुख को कस कर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखें। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी श्वसन को रोक रखे थे। अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु के बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के शरीर के अंदर लेना अंतर्श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन प्रयत्न होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितना बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतर्श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है, अतः एक अंतर्श्वसन और एक उच्छ्वसन है। और क्या आप अपने श्वसन दर पता लगाना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसको कुछ क्रियाकलाप के साथ से समझें। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कुछ करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में लेटकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार में बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतर्श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करके और तुरंत बाद और फिर पुनः विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी में लिखी गई वहाँ विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों के साथ श्वसन दर में ऐसे कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलापों से आपने यह श्वसन अनुभव किया कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है जिससे अधिक ऊर्जा की निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब आप नींद होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाते हैं? कुछ महत्वपूर्ण बात, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किसी क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और सबसे अधिक कब होती है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र में जो दिए गए हैं क्रियाकलाप का श्वसन की दर इनके प्रक्रम को व्यक्त कीजिए। देखते हैं हम श्वसन कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु के अंतर्श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासाग्रिहा में चली जाती है। नासाग्रिहा में वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से कक्ष वृक्ष में स्थिर होती है। वक्ष गुहा पार्श्व के पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत को डायाफ्राम कहलाता है यानी मध्य पट्ट कहलाता है और वक्ष गुहा के आधार प्रदान करती है। और श्वसन में डायाफ्राम और
श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर्श्वसन के समय पसलियों ऊपर और बाहर की ओर गति करती हुई डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़ों वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपने पूर्व स्थिति में आ जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दी जाती है और हमारे शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। क्या आप बता सकते हैं? यह जानने के लिए बाद के श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना यानी वक्ष फुलाने के स्पर्धा में व्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक यह दावा कर सक रहा था कि वह सीने की सबसे अधिक फुला सकती है। क्यों न आप भी क्रियाकलाप को वक्षा के अपने सहपाठियों के साथ करें। कुछ महत्वपूर्ण बात भी देख लेते। धूम्रपान फेफड़ों की क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है और इससे अवश्य बचाना चाहिए। फिर हमारे आसपास के वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण कण आदि होते हैं। जब हम अंतर्श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फैल जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा में बाहर चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल आते हैं और इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु की हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी देखें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकलने गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतर्श्वसन के समय ग्रहण न कर पाए। तो यहाँ क्रियाकलाप देखिए। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप कीजिए और इस आमाप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए और पुनः विसारित होने पर वक्ष को आमाप लीजिए और बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार किया है। हम श्वसन की क्रियाकलाप को एक सरल प्रतिरूप के द्वारा समझ सकते हैं। प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए और वायु के आकार के कांच अथवा प्लास्टिक के एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छेद कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। कि नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे लगा दीजिए। नली के चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा लीजिए और बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबर अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तान कर किसी रबर बैंड की सहायता से बांध लीजिए। इस मॉडल में गुब्बारे किस रंग को प्रदर्शित करते हैं, रबर की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाकलापों को समझने में समर्थ हो गए हैं। देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं उच्छ्वसन से बाहर क्या निकलता है। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो और यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच का प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी लीजिए और प्लास्टिक की एक नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब अतः स्ट्राला यानी नली के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप इस अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं? आप जानने के लिए कि हम जिस वायु के अंतर्श्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होता है और हम क्या उच्छ्वासित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उससे साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं? आपने यह भी देखा कि
दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसी की सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं। उसके बाद अन्य जंतुओं में श्वसन देखें। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प आदि पक्षियों अन्य पक्षियों जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जी, ये श्वसन कैसे करते हैं और क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं, आइए पता लगाते हैं। कॉकरोच को देखते हैं तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अतः अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों के गैस के विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है जो श्वासन प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसर्जित होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। इस प्रकार कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नली में आती है और श्वासन रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वासन नाल श्वासन प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी अवस्था नहीं पाई जाती है। उसके बाद केचुआ देखें तो कक्षा 6 और 9 में आपने पढ़ा कि केचुआ अपनी त्वचा के श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों की आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि अपनी त्वचा भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। जल में श्वसन देखें, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीव भी रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन भी कैसे करते हैं देखते हैं। तो कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते हैं और निकलते हुए आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और गैस विनिमय में सहायता करती है। उसके बाद देखते हैं क्या पादप भी श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं उनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड और नल से विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु के स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने के कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं की भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों और उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाता है तो क्या होता है। इस अध्ययन में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविकीय प्रक्रिया है और सभी जीवों की अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात देखते हैं। अवायवीय श्वसन, अवाहमीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वसन नली, अंतर श्वसन, श्वास रंध्र, श्वसन प्रणाली। कुछ महत्वपूर्ण बात, हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एक अन्य वृक्षों के लिए भी पानी वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है लेकिन जो जीव इनका उपयोग नहीं करते उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होते हैं। वास्तव में मानव एक अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है।